अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले जारी हैं। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान आज का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। यहां पर पहले भी एक मैच खेल चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, 399 रन स्कोर किए थे। साउथ अफ्रीका की टीम में भी कुछ चेंजेस हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश की जो टीम है उनके कप्तान वापस आ चुके हैं, शकीबुल हसन जो इंजर्ड थे, अब वो बिल्कुल रिकवर होकर आ चुके हैं। तौहीद हिरदोय जो हैं उस टीम में नहीं होंगे। जो चेंजेस हैं उस पर भी बात करेंगे और क्या सेटअप होना चाहिए आज का मैच का जीतने के लिए साउथ अफ्रीका के लिए। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रिया राजपूत। और वाकई हम लोग अगर लास्ट मैच देखें स्टेडियम के हवाले से तो 399 स्कोर हुआ, जो कि एक छोटा स्कोर नहीं था, बहुत बड़ा रन रेट था जिसको चेज करना दूसरी टीम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। आज इस क्रिकेट ग्राउंड में क्या स्कोर बोर्ड पर लगने जा रहा है और दूसरी टीम उसको क्या चेज कर पाती है नहीं कर पाती, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस हम लोग बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो अब तक इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एज रहा है, लेकिन प्रीवियसली मैचेस अगर देखे जाए ओडीआई के हवाले से तो उसमें बांग्लादेश को एज रहा है। लेट्स सी कि आगे चलकर क्या होता है। हमें ज्वाइन करें हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। हारून साहब, टॉस हो गया, डिसाइड कर लिया कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर फिर भी हमने देखना है कि इसी ग्राउंड में 400 भी हुआ है। इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, क्योंकि ऑन एवरेज जो यहाँ रन्स हैं वो भी तकरीबन 294 या 295 बनते हैं। तो छोटा ग्राउंड है इसलिए आप देखते हैं कि स्कोर ज्यादा होता है। लेकिन एक फर्क होगा, अच्छा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में ज्यादातर पेस बॉलर्स थे, सिवाय एक स्पिनर के बाकी सारे उनके फास्ट बॉलर थे जिनको इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने खेला। बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें इनके पास स्पिनर्स भी हैं। शाकिब खुद वापस आ गए टीम में, तो उनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे, साथ उनके जो वो एक ऑफ स्पिनर हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ठीक है, क्योंकि वो अपनी विनिंग सीक्वेंस को बरकरार रखना चाह रहे हैं, उसी तरीके से खेलना चाह रहे हैं। टीम उनकी बहुत वेल सेटल्ड है, बैटिंग बड़ी डीप है, ऑलराउंडर्स भी हैं। तो मुझे तो लगता ही कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहना चाहिए, बट बैटिंग उनको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इन 50 ओवर्स में, कि कम से कम इतना रन्स तो बोर्ड पे लगाएं। 350 प्लस तो अगर जैसे कि हम देखते आ रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर, वो अगर लग जाएगा तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए थोड़े से इश्यूज होंगे। और रहमान, हमने भी यही देखा, जैसे हारून साहब भी बात कर रहे थे कि पहले भी 400 स्कोर हुआ है और इंग्लैंड के खिलाफ किया गया। आज भी अगर हम लोग बांग्लादेश की टीम को देखें तो उसके पास बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एज नहीं है जितना कि साउथ अफ्रीका के पास है। आपको भी लग रहा है कि एक आज बड़ा स्कोर मिल सकता है बांग्लादेश की टीम को थकाने के लिए, फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी? जैसा क्रिकेट में अपसेट हो रहे हैं ना, ये अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आज फिर दोबारा उतना ही टारगेट होगा। अर्ली ऑन विकेट्स मिलती हैं अगर नए बॉल पे, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग मेरे ख्याल में कि सफर कर ही नहीं रही, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में। तो लेकिन ये है कि जैसा स्पिन अटैक इनके पास है तो उसमें ये अच्छा अटैक कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड भी बहुत छोटा है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब ऐसे मौके पे स्पिनर पे अटैक किया जाता है तो उसको विकेट्स के भी बहुत चांस होते हैं। तो जब आप लंबी, डी कॉक इज द मेन की प्लेयर जी। और स्पिनर्स दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक मेहंदी ऑफ स्पिनर है और एक नया इन्होंने अंडर 19 का एक लड़का, वो भी पिछले मैच में शायद खेल रहा कि नहीं खेल रहा, तो इनकी वो अच्छा स्पिनर, क्या नाम, नसूम, वो भी एक अच्छा स्पिनर है। तो ये एक टफ टाइम हो सकता है, लेकिन ग्राउंड छोटा होने की वजह से बैट्समैन को एज जाता है। और साउथ अफ्रीका की पूरी बैटिंग टिल उनके जो नीचे बॉलर ऑलराउंडर्स भी हैं वो भी फुल बैटिंग फॉर्म में है। तो ये चांसेस तो हैं कि बड़ा टारगेट लग सके, लेकिन एक टीम जीती हो तो उसका मोराल हाई होता है। बांग्लादेश हारी हुई है, उनका मोराल डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आपने जीतना है तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। हारून भाई, साउथ अफ्रीका ने जो चेंज किया, आज लुंगी नगेडी को नहीं खिला रहे हैं, लिजार्ड विलियम्स को खिला रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ओडीआई खेले हुए हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ एक विकेट ली है। लुंगी नगेडी ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप उनको चेंज कर रहे हैं और एक ऐसे बॉलर को ला रहे हैं जो कि इनएक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू थिंक साउथ अफ्रीका इज टू मच कॉन्फिडेंट कि हमने 4 मैचेस में से 3 मैचेस जीत लिए हैं, हम अब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? वैसे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि इन्होंने शम्सी को मौका नहीं दिया और एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी एक ही मैच खेला, एक ही विकेट लिया हुआ है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक मुझे अब ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ भी जा रही है, क्योंकि मुसलसल मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। नगीदी ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी की है और आप देखेंगे उसको एक आध मैच में तो अच्छे खासे उसको रन्स भी पड़े थे। कोई ना कोई ऐसी निगल या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर वो ये कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन को देख रहे हैं कि इस वक्त किसी ऐसी जगह पे हैं कि वो फील करते हैं कि ये टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक देखें वही वाली बात, जैसे हम पहले भी मैं और रहमान बात करते हैं कि ये एक मौका है उन प्लेयर्स के लिए कि जिनको मौका मिला। वो बैठे रहते पूरा वर्ल्ड कप ना खेलते,
लेकिन अगर इस वक्त मौका मिला तो वो अपनी कम से कम शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आकर क्या वही रोल प्ले कर सकते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो किया करते थे। अभी तक तो सिर्फ उनको एक ही मैच मिला है, लेकिन लेट्स सी कि उसको जब ये अभी इंटरनेशनल सीन पे आएंगे, वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगे जो एक बड़ा प्रेशर गेम होता है। सो मेरे अपने नज़दीक तो अच्छा किया इन्होंने कि एक ऐसे प्लेयर को खिलाया जिसको वो समझते हैं कि वो उसमें पोटेंशियल होगा तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, ऐसे ही तो वो टीम में नहीं आ सकता था। जहाँ तक बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि वो भी अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इंजरीज इश्यूज हैं। मुझे लगता है पता नहीं 100% शाकिब फिट है भी कि नहीं है। वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको नजर आया कि पिछले मैच में कप्तानी की कमी महसूस हुई, क्योंकि हमें तो कप्तान नजर ही नहीं आया उनका कि फील्ड में है भी कि नहीं है। सो शाकिब के आने से कम ये होगा कि दूसरे प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में देखेंगे और इनकी हैंडलिंग अच्छी होती है, बॉलिंग चेंजेस वगैरह अच्छी होती हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो उनका सबसे की बॉलर था ना एक जमाने में, वो था मुस्तफिजुर रहमान। उसकी जो फॉर्म गिरी है उसके बाद से मुझे लगता है कि यहाँ तो दूसरे दुनिया के बैट्समैन जो है जब मुसलसल खेल लेते हैं किसी को, उसका जो वेपन था वो उसका वही था जो वो स्लो डिलीवरी करता था। अब मैं देखता हूँ कि वो डिलीवरी के ऊपर उसको रन्स बन जाते हैं। सो ये एक है कि वो बस उसी एक ही टाइप का बॉलर है, उसने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की कि अगर उसका वो वाला बॉल जो है अगर वो लोगों को अब समझ में आ रहा है तो कोई और चीज़ डेवलप करे। और ये ऑब्वियसली एलन डॉलन उनके साथ हैं, बड़े अरसे से वो उनके साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर और उनके साथ जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी मुझे लग रहा है कल पिछले मैच में मुझे डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे क्योंकि जिस किस्म की बॉलिंग की थी। लेकिन वो यंग लड़का जो हसन है वो इम्प्रेसिव लग रहा है कि वो बीच बीच में आगे बॉलिंग करता है। तो ये इंटरेस्टिंग गेम नजर आ रहा है, बांग्लादेश को अच्छा करना चाहिए। रहमान भाई, हमने जब चेंजेस की बात की तो साउथ अफ्रीका ने चेंजेस किए हैं, साथ साथ बांग्लादेश ने भी चेंजेस किए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने अगर साउथ अफ्रीका के साथ देखा जाए तो वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते 2 हारे हैं। बात करते हुए शकीब अल हसन ने यही कहा कि हमने 2019 में भी इनको हरा रखा है, लेकिन उस वक्त की पोजीशन और थी। आज की साउथ अफ्रीका देखें आप तो लगातार वो 2 मैचेस जीतने के बाद एक मैच हारे नीदरलैंड से। फॉर्म बहुत अच्छी है उनकी। हिस्ट्री तो डिस्कस अभी नहीं, फिर भी इस बात को 5-4 साल हो गए, 4 साल कितने सालों के बाद आप इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये इस वर्ल्ड कप में तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रीज हो रही है कि बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्रिकेट हो रही है। जो ज्यादा तेज सोच रहा है, जो पॉजिटिव है, जो क्विक थिंकिंग कर रहा है मॉडर्न डेज के हिसाब से, तो वो बहुत जल्दी इसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। तो लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने जिस तरह इंप्रूव किया है और इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, और चेंजिंग भी वो इसलिए कर रहे हैं, देखें अगेंस्ट ऐसी टीम वो अपने प्लेयर्स को चांस देते हैं कि जिसमें वो थोड़ा सा परफॉर्म कर सके, बैटिंग पिच हो, उसके अलावा ग्राउंड छोटा हो, तो फिर उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत टफ टाइम है, लेकिन एक स्पिन अटैक है जिस पे वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि टफ टाइम देगी, जैसा ग्राउंड और जैसा साउंड पिच है तो स्पिनर्स के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन साकिब का टीम में आना एक अच्छी बात है। कैप्टन पिछले पूरे मैच में मेरा ख्याल है उनकी ग्राउंड के अंदर, स्पेशली फील्ड के अंदर कप्तान नजर नहीं आया। तो उनकी, जैसे हारून भाई ने भी अभी कहा कि फिटनेस लेवल इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमों के नजर आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, इवन हमारी टीम में भी ऐसे लग रहा है कि 2-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पूरी फिटनेस के साथ नहीं खेल रहे। तो फिटनेस इज द की मैटर। लेकिन साउथ अफ्रीका ऑल द टाइम किसी भी काइंड ऑफ क्रिकेट में बहुत प्रेशर देती है ऑपोजिशन को। तो मेरे ख्याल में आज उनकी फिर कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा इस वर्ल्ड कप में फिर दोबारा टोटल सेट करें कि बाकी टीमों के ऊपर प्रेशर रहे, क्योंकि आगे पाकिस्तान ने भी इनके अगेंस्ट गेम खेलनी है। तो दे वांट टू प्ले साउंड क्रिकेट एवरी सिंगल गेम। अच्छा अरुण साहब, यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा ना कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं साउथ अफ्रीका के पास जो कि अपने लिए पहली बार ये मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं, जिनको अब जाके परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन एक ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि अपना 150th ओडीआई जो है वो यहाँ पर आज खेल रहे हैं, वो क्विंटन डिकॉक है। उनको कैसा प्ले करना होगा और उनके विकेट लेने के लिए बांग्लादेश के बॉलर्स को क्या अटैक करना होगा? देखिए, एक तो डिकॉक की बहुत ही सर्विसेज हैं साउथ अफ्रीका के लिए, कप्तान भी रह चुके हैं। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 में, उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ये साउथ अफ्रीका की अंडर 19 की टीम के कैप्टन थे। और उसी वक्त से ही कहा जा रहा था कि ये आगे जाके साउथ अफ्रीका की टीम के भी कैप्टन बनेंगे, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे। उस अंडर 19 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। वेरएज हमारे यहाँ बाबर आजम कप्तान थे, तो वो उसी अंडर 19 के सेटअप में। तो मेरे अपने नज़दीक ये है कि डिकॉक अगर सेट हो जाता है ना, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। एक थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ उसका ये है कि वो ज़्यादातर ना ऑन साइड की तरफ खेलते हैं। तो जो भी गेंद, अगर अर्ली स्टेज में हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ जो गेंद आउट स्विंग हुई उनको, उसको ऑन साइड पे खेलने गए और एज हुआ और वो कॉट बिहाइंड हो गए। अगर तो बांग्लादेश ने अर्ली स्टेज के ऊपर
उस वीकनेस के ऊपर अगर कर लिया, और अगर पिच ने हेल्प की, देखें जरूरी नहीं है कि ये वही पिच हो जो कि इंग्लैंड के खिलाफ थी। सो पिच का बिहेवियर भी अगर आप स्क्वायर में 3 से सुबह में कुछ था और शाम में बिल्कुल डिफरेंट था। 3 से 4 जो स्क्वायर में पिचेस होती है ना, बाज दफा उनके बिहेवियर एक जैसे नहीं होते, चेंजेस भी होती हैं, क्योंकि वो क्ले का और मड का जो कंटेंट है वो जो है वो डिफरेंट भी होता है एट टाइम्स। सो मेरे अपने नज़दीक देखना होगा कि पहले के कुछ ओवर्स में आपकी पिच का बिहेवियर कैसे है। अगर तो वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, थोड़ी सी स्विंग मिल रही है अर्ली स्टेज पे, जो भी अगर उसमें मॉइस्चर नीचे से अगर वो मौजूद है तो उसकी हेल्प तो मिल सकती है, लेकिन एक टाइट लाइन के ऊपर बॉलिंग करनी होगी। ऑफ स्टंप की लाइन को खास तौर पर डेकॉक के लिए रखना होगा, वरना जहां उसको मिडिल लेग पे बॉल मिलेगी, ग्राउंड आपको बहुत छोटा, वो जैसे फ्लिक करेगा वो छक्के ही होंगे उसके। अच्छा, हमने क्विंटन डिकॉक की तो बात की, ये उनका लास्ट जो है वो वर्ल्ड कप है, उन्होंने तो अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और साउथ अफ्रीका इतना अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है कि हमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता हुआ भी नजर आ रहा है, और आई होप के जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो ही क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो दीगर टीम्स हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो हमारे मैच भी पड़े, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं कि वो भी क्वालिफाई कर सकती है, पाकिस्तान के भी चांसेस हैं, और अगर मगर वाली सिचुएशन, इवन अफगानिस्तान के पास भी चांस है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़ा है, एक मैच साउथ अफ्रीका के साथ पड़ा है, श्रीलंका के साथ है और नीदरलैंड के साथ है। देखिए, जितनी भी टीमों की आप बात कर रहे हैं ना, जिनके यहाँ अगर मगर है, उनको तो अपने नेक्स्ट मैचेस जीतने ही है। द मोमेंट दे लूज एनी गेम, उनके तो चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली हर एक के मैचेस टॉप टीम के खिलाफ भी हैं। एक आध मैच आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं तो इस ग्रुप में या इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी को कमजोर नहीं कहूंगा। नीदरलैंड ने बिग अपसेट किया, अफगानिस्तान ने बिग अपसेट किया, सो कोई भी टीम किसी को अपसेट कर सकती है ऑन द गिवन डे। सो मेरे अपने नजदीक हर एक को अपने पॉजिटिव फ्रेम और माइंड के साथ जाना चाहिए। मुझे सिर्फ ये इशू है कि इतनी मतलब जो डिफीट कर हुई है पाकिस्तान को, उससे ये निकलेंगे कैसे, क्योंकि जिस किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नजर आ रही है कि कैप्टन से बात नहीं हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैप्टन से बात नहीं हो रही इंटरव्यू में, सो इतना शॉकिंग है ये कि अब आई डोंट नो रहमान इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। रहमान तो बहुत बोला कि टीम बहुत हर्ट है आज इस हार से और बहुत मुश्किल होगा हम कमबैक करें। इवन के जब सहाफ़ी ने भी सवाल किया कि डू यू थिंक कि अब हमारी कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, हम वापस आएंगे, ही वाज लाइक देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि अब वो उम्मीद उनमें भी नज़र नहीं आ रही है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अब क्या ही बात करें, मैं तो बहुत सी बातें करने वाली, लेकिन बस कर दे, बहुत सारी दुनिया यही एक चीज़ें डिस्कस कर रही है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि इस हर बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए। सर सपोर्ट तो नहीं रहमान, देखिए जब आपका कैप्टन ही आपको हारा हुआ नजर आ रहा हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी के जो पीछे के प्लेयर्स हैं वो यूनिटी के साथ अटैक करने को तैयार होंगे? ये मुझे ये बता दें, हम अफगानिस्तान से हमारा कैप्टन हारा है या हमारा कैप्टन ड्रेसिंग रूम में हार गया था? मेरे ख्याल में कि चांस यही है कि ड्रेसिंग रूम में भी वो, क्योंकि जैसे उसका फेस था, जो उसकी स्पीच है, उसे लग रहा है कि उसको हारने से ज्यादा अपने प्लेयर्स का अंदर से दुख है। हार का तो एक दुख होता ही है, जब आपके ही साथी आपका साथ नहीं ना देते तो फिर आपको बड़ा बैड फील होता है। ग्राउंड के अंदर आपकी सुनी नहीं जाती, मीटिंग्स में आपकी भी सुनी नहीं जाती, तो फिर आप क्या डिसीजन ले सकते? या ग्राउंड में किसी को कहते हैं बॉल इधर करो, अगर वो ना करे, फील्डिंग अच्छी ना हो, तो इसमें हर जगह कैप्टन तो नहीं आता। बिल्कुल नहीं। मैं बुरी बॉलिंग करूंगा तो इसमें कैप्टन का कसूर नहीं है। मैं फील्डिंग बुरी करूंगा, इसमें कैप्टन का कसूर है। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूं जो कैप्टन से रिलेटेड ही नहीं है, बीइंग ए प्रोफेशनल मुझसे, तो फिर सवाल मुझसे करे ना, जो कर रहा है गलत, तो उसमें कप्तान को बार बार कहना कि ये कप्तानी की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने शो के इस मेरा ख्याल है इस ट्रांसमिशन जब शुरू में भी कहा था कि अगर आप इसको कप्तानी से हटा देंगे तो इससे भी वर्स्ट डिसीजन आएंगे। आप टीम तो यही रहेगी, आप एक बंदे को सिर्फ टीम में तो ये भी रहेगा, क्योंकि जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, आप ये तो नहीं ना कह सकते कप्तानी से हटाओ, टीम से भी निकालो। नहीं, बिल्कुल। तो ये टीम से नहीं जाता। तो बाकी फिर अगर आप इसी टीम के अंदर किसी और को कप्तान बनाते हैं, तो फिर अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर इसका मतलब है कि जानबूझ के ये चीजें कर रहे हैं, सही कि इसको गलत साबित करने के लिए कि ये कप्तान। अच्छा रहमान भाई, ये चीजें तो हमने पहले भी देखी हैं। यूनुस खान के खिलाफ भी बाकायदा कैंपेन चली, हलफ लिए गए कि इनको कप्तानी से हटाना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट कप्तान थे और प्लेयर्स की फिटनेस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो व्हाट डू यू थिंक? ये स्पेकुलेशंस हैं, हारून भाई आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन ये बातें अब होने लग गई हैं। मेरे ख्याल में कि जब ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर आपको इवेंट खत्म होने का इंतजार करना चाहिए।
वापस आए, आप अपनी मीटिंग्स में बैठे, वहां आके डिसाइड करें कि ये कैप्टन नहीं चाहिए या ये टीम नहीं चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया जब देख रही होती है तो आप गलत मैसेज देते हैं, तो सारी दुनिया को फिर मौका भी मिलता है बाजार तमाशा लगा हुआ एग्जैक्टली पाकिस्तानी टीम। अंदर आप सर भी सारे हिला रहे हैं, आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप डिसीजन कैसे कर सकते हैं? तो वो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में कि इसको जितनी जल्दी इसको वाइंड अप करके ये इवेंट निकालें, अगले 4 मैच जेल होके खेलें, अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छी क्रिकेट खेलें, जब आप वापस आए तो आके कुछ आप दिखा सकें कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा, लास्ट मिनट है, ब्रेक पर जाना। मैं कैसे हारून साहब से कमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक से बाद से ले लेते हैं, क्योंकि रात को भी एक सवाल था कि पाकिस्तान की आगे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना होगा इस टीम को लेकर। दूसरा, जो रहमान ने अपनी बात में एक जुमला छोड़ा है ना कि नेक्स्ट कैप्टन भी इसी टीम में से होगा, तो कौन इसका ख्वाहिशमंद हो सकता है, या हारून साहब की, या कौन इसका कैपेबल है, कैपेबल है, एग्जैक्टली कि किसमें वो खूबियां या वो गुण नजर आ रहे हैं। ये सब बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले 2 सवाल हम छोड़कर गए थे। बात हो रही थी बाबर की कप्तानी के हवाले से, और कल रात का सवाल हमारा पेंडिंग है कि पॉलिसी मेकर्स को आखिर क्या करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप कप्तानी की जो बात है बाबर आजम की, वो एक फैक्ट बता देता हूँ तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए और तमाम उन कैप्टन के लिए जो कि साबिक हैं और दीगर चैनल्स पे बैठ के बाबर की कप्तानी की बात कर रहे हैं। सर, आपका रिकॉर्ड भी हमने निकाल के देखा है, बाबर का रिकॉर्ड भी हमने निकाल के देखा है। जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 आई है ओडीआई में, तो हमने तकरीबन 29 मैचेस खेले थे, जिसमें से हमने 23 से 24 मैचेस जीत रखे थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। और इंतखाब आलम जो कि 90 बहुत ही पुराने कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी जो विनिंग परसेंटेज है उसके बाद सिर्फ बाबर आजम की परसेंटेज विनिंग जो है वो बेहतरीन है, वो है 61.58%। और दीगर कैप्टन से मैं पूछना चाहूंगा, कौन से आपने कोई तीर मारे हुए हैं जो कि आपने वर्ल्ड कप जो है वो पीसीबी की ट्रॉफी बॉक्स में ला के रखे हुए, जो आप बाबर की कप्तानी पे बात कर रहे होते हैं? कमिंग बैक टू यू हारून साहब, बाबर की कप्तानी पे बात करें, आप उसकी टेक्टिकल बातों पे बात करें, लेकिन क्रिटिसाइज ऐसे करना कि हटा दो, निकाल दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए, एक तो यहाँ तो ये हो ना कि आपके पास इतने ऑप्शंस पड़े हुए हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि आप उस कप्तान तैयार है। बदकिस्मती से देखें, हम जैसे कल रहमान भी बात कर रहा था, मैं तो इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व रहा, मैंने बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के सेटअप को, और बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको ठीक करने में पीसीबी सिर्फ कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ जो आर्म्स हैं वो कुछ ना करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू हारून साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे यहीं से।